पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे, जो ईसा पूर्व 185 से 149 ईसा पूर्व में थे। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग के शासन की सबसे महत्वपूर्ण घटना देश पर यवनों का आक्रमण था। यवन आक्रमणकारियों से देश की रक्षा पुष्यमित्र शुंग द्वारा इस राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा कही जाती है। पुष्यमित्र शुंग मौर्यों द्वारा स्थापित भारत के साम्राज्य के एक बड़े भाग को बचाने में सफल हुए। पुष्यमित्र शुंग ने भारतवर्ष में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया, जिस कारण बौद्ध ग्रंथों में उन्हें बौद्धों का शत्रु कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग ने हिंदू धर्म की ध्वजा को अपने हाथ में लिया और सनातन धर्म की रक्षा और उसकी पुनर्स्थापना के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए और उत्तर भारत का ज़्यादातर हिस्सा अपने अधिकारक क्षेत्र में लिया। पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया और भारतीय साम्राज्य को सुदृढ़ और सुरक्षित किया। उनके बाद उनका पुत्र अग्निमित्र सिंहासन पर बैठा। पुष्यमित्र शुंग एक ऐसा हिंदू सम्राट जिसकी शक्ति और साहस ने भारत को प्राचीन समय में एक बुद्ध देश बनने से बचा लिया था। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन क्या यह सच है? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद नहीं, बल्कि उससे 2 वर्ष पूर्व ही बौद्ध धर्म अपना लिया था। सम्राट अशोक के लिए यह तथ्य स्पष्ट रूप से मिलता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को बलपूर्वक पूरे भारत और श्रीलंका सहित थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि जैसे कुछ देशों में फैलाया। तमाम हिंदू सत्तलों, ब्राह्मणों और हिंदू बुद्धिजीवियों को नष्ट कर दिया। बृहदर्थ के अंतिम मौर्य शासक बनने तक मौर्य साम्राज्य बेहद कमज़ोर हो गया था। सम्राट बृहदर्थ एक कमज़ोर और विलासी शासक कहे जाते हैं, इस कारण उनके राज्य की सीमाएं सिकुड़ने लगी थी। इस समय तक पूरा मगध साम्राज्य बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गया था। यूनानी फिर से सिर उठाने लगे थे। बृहदर्थ को यवनों के खतरों से कई बार अवगत कराया गया, पर उसने इस ओर ध्यान देना आवश्यक ही नहीं समझा। भारत के कई स्थानों पर यवन सैनिकों ने मगध के सैनिकों की संख्या कम देखकर आक्रमण किया था। जहां एक तरफ मौर्य साम्राज्य से दक्षिणी और पूर्वी हिस्से छिनते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यवन शासक डेमेट्रियल की महत्वाकांक्षा सिर उठाए खड़ी थी। उस समय राजनीतिक रूप से भी प्रभावशाली रहे बौद्ध संघों की आसक्ति यवन आक्रमणकारियों के पक्ष में हो गई थी। यवनों ने इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाया। यकीन करना मुश्किल था कि जिस धरती ने सिकंदर और सेल्यूकस जैसे योद्धाओं को पराजित किया था, वह अब अपनी वीर वृत्ति खो चुकी थी। अब विदेशी आक्रमणकारी भारत पर हावी होते जा रहे थे। ऐसे ही प्रतिभा शासन का अंत पुष्यमित्र शुंग द्वारा किया गया था। जब पूरा विश्व सीमा विस्तार के संकट से जूझ रहा था, तब अशोक की अहिंसा ने भारतवर्ष की वीरता पर गहरा आघात किया। अशोक ने 20 वर्षों तक एक बौद्ध सम्राट के रूप में शासन किया। इसी कारण पूरे भारतवर्ष का शासन तंत्र निर्बलता की भेंट चढ़ गया। मौर्य वंश के शासकों का दूसरे पंथों की ओर झुकाव गलत नहीं था, यह उनका निजी विषय था, किंतु शासन तंत्र की सहायता से भारतवर्ष के सनातन धर्म को अक्षीण करने का कार्य गलत था। भारतवर्ष के वैदिक अस्तित्व और बौद्ध पंथ की शिक्षाओं को थोपना गलत था। भारतवर्ष अहिंसा की चपेट में आता जा रहा था। भारतीय सनातन धर्म से विरक्ति की यह प्रक्रिया मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ तक चलती रही। मौर्य साम्राज्य निरंतर दुर्बल होता जा रहा था और बृहदर्थ के शासनकाल में यह दुर्बलता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। अधिकांश मगध साम्राज्य बौद्ध अनुयायी हो चुका था। इन सब के बीच यह खबर आई कि ग्रीक शासक भारतवर्ष पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहदर्थ का सेना नायक था, इस बात से व्यथित था कि एक ओर शत्रु आक्रमण के लिए आगे बढ़ा आ रहा है और दूसरी ओर उसका सम्राट किसी भी प्रकार की कोई सक्रियता नहीं दिखा रहा है। पुष्यमित्र ने अपने स्तर पर प्रयास आरंभ किया। उसे अपने गुप्तचरों से शीघ्र ही यह सूचना मिली कि ग्रीक सैनिक बौद्ध भिक्षुओं के वेश में मठों में छुपे हुए हैं और कुछ बौद्ध धर्मगुरु भी उनका सहयोग कर रहे हैं। इस सूचना से व्यथित होकर पुष्यमित्र ने बौद्ध मठों की तलाशी लेने की अनुमति मांगी, किंतु बृहदर्थ इसके लिए तैयार नहीं हुआ। फिर भी पुष्यमित्र ने अपने स्तर पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान पुष्यमित्र और उनके सैनिकों की मुठभेड़ मठों में छिपे शत्रुओं के सैनिकों से हुई। कई शत्रु सैनिक मृत्यु के घाट उतार दिए गए। बृहदर्थ पुष्यमित्र की इस कार्रवाई से रुष्ट हो गया।
वह पुष्यमित्र से भिड़ गया। एक और शत्रु भारत विजय का सपना लिए बढ़ रहा था और यहाँ भारतवर्ष का सम्राट अपनी सीमाओं की सुरक्षा में लगे सेनानायक से संघर्ष में लगा हुआ था। अंततः सम्राट और सेनानायक के संघर्ष में सम्राट मृत्यु को प्राप्त होता है। पुष्यमित्र शुंग को राजा घोषित कर दिया गया। राजा बनने के तुरंत बाद पुष्यमित्र शुंग ने साम्राज्य को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए तमाम सुधार कार्य किए। उसने भारतवर्ष की सीमाओं की ओर बढ़ रहे ग्रीक आक्रांताओं को खदेड़ दिया और भारतवर्ष से ग्रीक सेना का पूरी तरह से अंत कर दिया। आखिर वो दिन भी आ गया। यवनों की लाखों की फौज ने मगध पर आक्रमण कर दिया। पुष्यमित्र समझ गया कि अब मगध विदेशी गुलाम बनने जा रहा है। बौद्ध राजा युद्ध के पक्ष में नहीं था, पर पुष्यमित्र ने बिना सम्राट की आज्ञा लिए सेना को जंग के लिए तैयार करने का आदेश दिया। उसने कहा कि इससे पहले दुश्मन के पांव हमारी मातृभूमि में पड़े, हम उसका शीश उड़ा देंगे। जो यवन मगध पर अपनी पताका फहराने का सपना पाले थे, वो युद्ध में गाजर मूली की तरह काट दिए गए। एक सेना जो कल तक दबी रहती थी, आज युद्ध में जय महाकाल के नारों से दुश्मन को थर्रा रही है। मगध तो दूर, यवनों ने अपना राज्य भी खो दिया। पुष्यमित्र ने हर यवन को कह दिया कि अब तुम्हें भारत भूमि से वफादारी करनी होगी, नहीं तो काट दिए जाओगे। और इस तरह से विश्वामित्र शुंग ने विदेशी आक्रमणकारियों से भारत को बचाया। बुद्ध मंदिर जो हिंदू मंदिर गिराकर बनाए गए थे, उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। बुद्ध मठों को तबाह कर दिया। चाणक्य काल की वापसी की घोषणा हुई और तक्षशिला विश्वविद्यालय का सनातन शौर्य फिर से बहाल हुआ। शुंग वंशावली ने कई सदियों तक भारत पर हुकूमत की। पुष्यमित्र ने उनका साम्राज्य पंजाब तक फैला लिया। इनके पुत्र सम्राट अग्निमित्र शुंग ने अपना साम्राज्य तिब्बत तक फैला लिया और तिब्बत भारत का अंग बन गया। वो बौद्धों को भगाता चीन तक ले गया। वहाँ चीन के सम्राट ने अपनी बेटी की शादी अग्निमित्र से करके संधि की। उनके वंशज आज भी चीन में शुंग ही लिखते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।